किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए पहली सीढ़ी का काम करती है उस राष्ट्र की शिक्षा नीति। विकास के क्रम में पहला पायदान है वहाँ की शिक्षा। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारत की नई शिक्षा नीति के बारे में। मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं SRM एजुकेट, एक पहल प्रयास से सफलता पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग भारत की नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। कई लोगों ने अपने अपने थॉट्स इसके बारे में दिए। कई लोगों ने पॉजिटिव थॉट्स दिए, कई लोगों ने नेगेटिव थॉट्स दिए। तो सब कुछ जानेंगे, लॉट टू नो अबाउट दिस वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं भारत की शिक्षा नीति से जुड़े कुछ ऐतिहासिक बिंदु। तो सबसे पहले भारत की अगर शिक्षा नीति की बात करी जाए तो भारत की पहली शिक्षा नीति आई इंदिरा गांधी जी की सरकार में वर्ष 1968। इन्हें आयरन लेडी ऑफ द इंडिया भी कहा जाता था। अगर दूसरी शिक्षा नीति की बात करी जाए तो भारत की दूसरी शिक्षा नीति जो आई वो राजीव गांधी जी की सरकार में वर्ष 1986 में आई। इस शिक्षा नीति में सुधार किया PV नरसिम्हा राव जी ने। जी हाँ, भारत की दूसरी शिक्षा नीति में सुधार वर्ष 1992 को PV नरसिम्हा राव जी की सरकार में हुआ। हालांकि ये शिक्षा नीति बदलने के उसमें पक्षधर थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, तब तक इनकी सरकार गिर गई। फिर हाल ही में आई हमारी वर्ष 2020 में भारत की नई शिक्षा नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के कार्यकाल में। इस शिक्षा नीति के बारे में कई लोगों ने पॉजिटिव व्यूज़ दिए अपने, कई नेगेटिव व्यूज़ दिए। तो आइए देखते हैं क्या हैं इनके पॉजिटिव और नेगेटिव व्यूज़। दोस्तों, इससे पहले भारत में कभी भी शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा क्रांतिकारी बदलाव नहीं हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में इससे पहले जो बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव हुआ था वो था राइट टू एजुकेशन। इसके तहत आर्टिकल 21A संविधान में सम्मिलित किया गया, अनुच्छेद 21A, जिसमें फ्री एजुकेशन के बारे में कहा गया। 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के बारे में कहा गया। और ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव था। शिक्षा के क्षेत्र में एक अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव था। तो इसको जानने से देखते हैं क्या रातों रात में ये नई शिक्षा नीति 2020 आ गई। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये कार्य जो हुआ है वो रातों रात में नहीं हुआ है। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा वर्ष 2014। जी हाँ, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में नई शिक्षा नीति के बारे में बताया था, रखा था। दोस्तों, भारतीय राजनीति में शिक्षा को इतना बड़ा महत्व नहीं दिया जाता है क्योंकि ये वोट बैंकिंग का बहुत बड़ा कारण नहीं है। इसलिए भारतीय राजनीति में शिक्षा को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। ये पहली सरकार ऐसी आई जिसने शिक्षा नीति पर बदलाव लाने के प्रयास किए। और ऑन पेपर दोस्तों ये जो शिक्षा नीति है बहुत अच्छी है। अब देखना ये है कि ये लोग इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, इस शिक्षा नीति को लागू कैसे करते हैं। तो वर्ष 2015 में HRD मिनिस्टर जो थी हमारी स्मृति जुबिन ईरानी जी थी। इन्होंने एक कमेटी बनाई। HRD मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्रालय इनके पास था, स्मृति ईरानी जी के पास। इन्होंने एक कमेटी बनाई जिसके अध्यक्ष जो थे वो TSR सुब्रमण्यम थे। TSR सुब्रमण्यम ने इसमें रिपोर्ट तैयार की, भारत की नई शिक्षा नीति के बारे में रिपोर्ट तैयार की। और ये वर्ष आपको याद रखना है। कमेटी का गठन कब हुआ दोस्तों? तो वर्ष 2015 में हुआ। इसके बाद इस कमेटी ने 7 मई 2016 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट पर कोई बहुत अधिक कार्रवाई नहीं हुई। फिर TSR सुब्रमण्यम स्वर्ग सिधार गए। उसके बाद नई कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में आपको याद रखना है कि जो रिपोर्ट सौंपी वो 7 मई को सौंपी 2016 को, और बनी कब थी? 2015 में।
अब नई कमेटी का गठन किया गया जिसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। इस 9 सदस्य समिति ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मसौदा तैयार किया। ये जो समिति थी वो 9 सदस्यीय थी और बन के तैयार हुई हमारी नई शिक्षा नीति NEP 2020। अब इसके क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आइए देखते हैं। पहले अभी तक जो चलता था दोस्तों वो 10+2 का कार्यकाल चलता था। अब इसकी जगह 5+3+3+4 लागू किया जाएगा। 5+3+4 क्या है ये देखिए दोस्तों। 5 साल की जो पहली शिक्षा होगी उसमें प्री स्कूलिंग इसको कहा जा सकता है, जिसमें आंगनबाड़ी और प्री स्कूल दोनों लागू होंगे, जो कि वर्ष 3 से लेके 8 वर्ष तक के बच्चे इसमें सम्मिलित होंगे। तो ये था 5 वर्ष। उसके बाद आता है 5 के बाद 3 में क्या है दोस्तों, कक्षा 3 से लेकर और कक्षा 5 तक आपकी पढ़ाई होगी, जिसमें 8 से लेके 11 वर्ष तक के बच्चे सम्मिलित होंगे। उसके बाद आता है फिर 3, जो कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक रहेगा। 11 वर्ष से 14 वर्ष तक आयु सीमा रहेगी। और एट द लास्ट आपका आता है 4, जो कि 9 से 12 वर्ष तक रहेगा। 9 से कक्षा 12 तक रहेगा, जिसमें अधिकतम जो आयु सीमा रहेगी वो 14 से 18 रहेगी। तो ये है 5+3+3+4। कक्षा 5 तक की अपनी मातृभाषा में पढ़ाई की जा सकती है। इसके लिए उदाहरण जो इन्होंने लिया है दोस्तों वो जर्मनी क्षेत्र का लिया है, जर्मन का लिया है, यूरोप का लिया है। वहाँ पर ज़्यादातर पढ़ाइयाँ जो होती हैं वो अपनी मातृभाषा में होती हैं। अगर दोस्तों बात करी जाए वर्तमान में, तो भारत की मात्र 2% ऐसी ट्राइब्स हैं जो एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं, शिक्षा के क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है, आपको जैसा कि पता होगा कि ट्राइब्स की अपनी खुद की भाषाएं होती हैं, वो अपनी भाषा में बोलते हैं। तो इन्हीं सब में सुधार लाते हुए सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों को अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करने की छूट दी है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा दोस्तों? पहले वो लोग पढ़ना सीखेंगे, पढ़ने सीखने के बाद उन्हें कई सारी भाषाएं सिखाई जाएंगी। कोडिंग सीखने की व्यवस्था कक्षा 6 से ही की गई है, जैसा कि चाइना में चलता है। मानव संसाधन मंत्रालय, जिसको बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, और फोकस जो किया जाएगा वो केवल ये किया जाएगा कि बच्चों की रुचि जिस फील्ड में हो, उनका स्किल डेवलपमेंट उसी क्षेत्र में होना चाहिए, ताकि हमारे ये जो भविष्य के भारत हैं ये एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। अभी तक ऐसा होता था दोस्तों कि केवल साइंस स्ट्रीम में बच्चों को भेज दिया गया, आर्ट स्ट्रीम में भेज दिया गया, कॉमर्स स्ट्रीम में भेज दिया गया, बच्चे की रुचि पर ध्यान नहीं दिया जाता था। पता चला बच्चे की रुचि पेंटिंग में है, बच्चे की रुचि एडवेंचर में है, तो जिस क्षेत्र में बच्चे की रुचि होगी इसके लिए एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ को भी प्रसारित किया जाएगा, बताया जाएगा, उनसे एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी। इसके बाद अगर चर्चा करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है, अब जो सरकार होगी, अभी तक शिक्षा पर 1.6 अपनी GDP का खर्च किया करती थी। 1.6 से अब ये खर्चा होगा वो होगा 6% का, और ग्रॉस एनरोलमेंट पर फोकस करते हुए वर्ष 2035 तक इसको 50% तक किया जाएगा। इसको कितने परसेंट किया जाएगा दोस्तों? 50% तक किया जाएगा। और इसमें एकेडमिक, वोकेशनल, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ को बराबर जगह दी जाएगी। इन सबको बराबर जगह दी जाएगी ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। इसके बाद अगर चर्चा की जाए तो हायर एजुकेशन में बच्चे खुद अपना ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसकी है वो यही है दोस्तों। हायर एजुकेशन में अभी तक क्या होता था, अगर बच्चा साइंस स्ट्रीम चूज़ कर लेता है, और बच्चों का दिमाग अलग अलग प्रकार का होता है। मान लीजिए मैथ के साथ आपको सोशल साइंस अच्छी लगती है, आर्ट्स का सब्जेक्ट अच्छा लगता है, तब क्या था, आप मैथ के साथ, साइंस स्ट्रीम के साथ सोशल साइंस नहीं पढ़ सकते थे, या आर्ट स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ सकते थे। लेकिन अब क्या है, आप साइंस स्ट्रीम में होते हुए भी सब्जेक्ट्स आप अपने आप चूज़ करेंगे। मतलब अब जो स्ट्रीम्स की बाउंडेशंस हैं वो हट चुकी हैं, और ये काफ़ी हद तक अच्छा साबित होने वाला है।
संस्कृत पे भी फोकस किया जाएगा, लगभग हर क्लास में संस्कृत को पढ़ाया जाएगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट व्यवस्था करी जाएगी। ये एकेडमिक बैंक क्रेडिट व्यवस्था इसलिए है, जैसे दोस्तों जो इंटर के बाद जो 1 साल की बीएससी करके छोड़ देते थे पहले वो लोग, तो उनको जब दोबारा करना पड़ता था तो फिर से प्रीवियस ईयर से ही शुरू करना पड़ता था, फर्स्ट ईयर से ही शुरू करना पड़ता। लेकिन इस बार क्या किया गया है दोस्तों, आपके लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की व्यवस्था की गई है। जैसे आपने बीएससी में एडमिशन लिया और 1 वर्ष बीएससी करने के बाद आप ड्रॉप करना चाहते हैं, आपका मन नहीं है बीएससी करने का, आप बीए करना चाहते हैं, तो अब आपका जब बीए में एडमिशन होगा तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं होगा, आपका बीए के सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा। और आपका जो क्रेडिट है, आपके जो नंबर्स मिले हैं, वो आपका एक बैंक बनाया जाएगा, एकेडमिक बैंक बनाया जाएगा, उसमें नंबर चढ़ा लिए जाएंगे और वो नंबर्स आपके सेकेंड ईयर में जोड़े जाएंगे। मतलब जो फाइनल ईयर की मार्कशीट आएगी उसमें फर्स्ट ईयर का जो बीएससी का है वो भी जोड़ लिया जाएगा। तो ये काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। एनसीईआरटी 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए नेशनल कैरिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की व्यवस्था करेगी। डिजिटल लर्निंग के तहत नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम का गठन किया जाएगा। हर जगह केवल और केवल इस पर जोर दिया जाएगा कि बच्चा जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, और ग्रेजुएशन में पहुंचते ही इंटर के बाद बच्चों को मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का मौका दिया जाएगा। कभी भी छोड़ सकता है और कभी भी उसको पकड़ सकता है। और जो लगभग 2 करोड़ बच्चे हैं जो पढ़ाई की मुख्य धारा से टूट चुके हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास रहेगा। दोस्तों, मुझे तो ये जो नई शिक्षा नीति है वो बहुत ही अच्छी लगी। आपको कैसी लगी इसके बारे में लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ये जो नई शिक्षा नीति है आपको कैसी लगी। और इस नई शिक्षा नीति का ऑन पेपर ऑन डॉक्यूमेंट नो डाउट ये शिक्षा नीति बहुत अच्छी है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव लाने पड़ेंगे। देखना यह है क्या ये वर्तमान सरकार ऐसा कर पाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।